आज का पहला आर्टिकल अमृत भारत स्टेशन स्कीम से रिलेटेड है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने 508 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा। आज हम जान लेते हैं अमृत भारत स्कीम कब लॉन्च हुई थी और इसका मेन पर्पज़ क्या था। अमृत भारत स्कीम दिसंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा लॉन्च की गई थी। जब ये लॉन्च की गई थी तब इसका 1000 स्मॉल स्टेशंस को रीडेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट था, मगर धीरे धीरे इस स्कीम्स में इनोवेशन आता गया और अब इसका और सारे स्टेशंस को रीडेवलपमेंट करने का पर्पज़ है। तो आगे देखते हैं कि कैसे ये रीडेवलप करेगी। तो हमने यहाँ पर ये जान लिया कि अमृत भारत स्कीम क्या है और कब लॉन्च की गई और मेन पर्पज़ इसका क्या है। मेन पर्पज़ यही है कि ये जो एग्जिस्टिंग स्टेशंस हैं हमारे, आप ऐसे लिख लेना, जो एग्जिस्टिंग स्टेशंस हैं उनको ये रीडेवलप करेगी। बस अगला आर्टिकल देखते हैं। डेंगू और मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। MCD इग्नोरिंग कंप्लेंट्स ऑफ मॉस्कीटो ब्रीडिंग, मतलब दिल्ली में अभी दिल्ली में क्या हुआ है, डेंगू और मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। बेसिक्स हम जान लेते हैं डेंगू और मलेरिया में डिफरेंस क्या है, क्योंकि डेंगू का भी पूछेगा आपसे, मलेरिया का भी पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? क्योंकि जो डेंगू होता है वो डेंगू वायरस से होता है, ठीक है, जबकि आप मलेरिया देखेंगे तो जो मलेरिया होता है वो पैरासाइट से होता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस तो यही है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उसकी वजह से डेंगू होता है, मलेरिया होता है, जबकि डेंगू जो होता है वो वायरस से होता है। डेंगू का अदर नेम जो है ब्रैक बोन वायरस है, ठीक है। इसे ब्रैक बोन वायरस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सीवियर जकड़न होती है, सीवियर तरह की हड्डी में दर्द होता है, ठीक है। अब क्या है, जो एडीज़ इजिप्टिस मॉस्कीटो है वो क्या करता है, एडीज़ मॉस्कीटो क्या करता है, जो अनहेल्दी पर्सन होता है उससे ये वायरस उठाता है, अनहेल्दी पर्सन से, और हेल्दी पर्सन जो होता है, ये हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन के वायरस ये डाल देता है। उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस झेलना पड़ती हैं। अब जान लेते हैं ये मेनली कहाँ कहाँ स्थित है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मेजरली पाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है इक्वेटर के इधर उधर, और सब ट्रॉपिकल रीजन है जो ट्रॉपिक के 23 डिग्री के अप एंड डाउन है, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। वही चीज़ इन्होंने बताई गई है साउथ सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया में, मैक्सिको में, यहाँ पर सब जगह पाया जाता है। अब इस ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक पैरासीटामोल इसके लिए बनी हो या स्पेशली कोई ड्रग्स इसके लिए बनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही जो फीवर में, जो पेन में यूज़ होता है पैरासीटामोल और वगैरह वगैरह चीज़ें जो यूज़ होती हैं एलोपैथिक में, वो सब चीज़ें डेंगू के लिए भी यूज़ होती हैं, और सीवियर केसेस इसके बिलो 1% रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी। जो डेंगू के केसेस हैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके केसेस एवरेज 5% रहते हैं, गलत हो जाएगा। सीवियर केसेस जो हैं वो बिलो 1% रहते हैं। अब डेंगू वायरस का कारण मैंने आपको बता ही दिया कि वायरस जो है वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम डेंगू वायरस होता है, मगर 4 टाइप के वायरस होते हैं साइंटिस्ट के हिसाब से, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन V4, ठीक है। अब स्प्रेड कैसे होता है मैंने आपको बताई है कि जो अनहेल्दी पर्सन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उससे हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट हो जाता है। आगे देखिए, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर उसी को कहते हैं जब डेंगू फीवर सीरियस हो जाता है और ब्लड वेसल्स में क्या होती है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बाहर फेंकने लगता है ब्लड, और उसमें पेन बहुत हो जाए। हेमोरेजिक माने होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ठीक है। तो इस केस में डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा
सीवियर केस है ये, और इसमें बंदे की डेथ भी हो सकती है और उसको यहाँ तक पैरालिसिस भी हो सकता है। सिम्टम देख लीजिए, 105 डिग्री फीवर हो जाता है। 104 डिग्री या 105 डिग्री फीवर जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, कभी भी याद रखना, ये फ़ारेनहाइट में होता है। थर्मामीटर कभी भी उठाएंगे तो आप देखेंगे आपको 98.3 समथिंग बॉडी गर्म रहती है, जिसे फीवर नहीं कहते हैं, क्योंकि 98.3 98.7 जो है ये एवरेज माना जाता है। जब आप 99 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो उस केस में आपको फीवर के लिए दवा लेना पड़ती है। अदर सिम्टम देख लेते हैं, इसमें हेडेक होता है, मसल्स पेन होता है, बोन एंड जॉइंट पेन होता है, नौजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, ये सब चीज़ें इसकी बताई गई। अब डायग्नोस्टिक क्या है डेंगू का? डायग्नोस्टिक पहले तो ब्लड टेस्ट होता है, उस ब्लड टेस्ट में पता लगाया जाता है आपको ये वायरस ने इन्फेक्ट किया या नहीं किया। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और डेंगू वैक्सीन, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो डेंगू वैक्सीन है उसका नाम आपके सामने आएगा और पूछेगा क्या ये नाम है इसका, CYD TDV डेंगवैक्सिया है, बस इतना याद रखना, CYD TDV डेंगवैक्सिया, ठीक है। अब मलेरिया का देख लेते हैं। मलेरिया जो है किससे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। और प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या होता है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट और इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब मान लो ये मॉस्किटो है आपका, ठीक है, ये मॉस्किटो क्या करेगा, इन्फेक्टेड पर्सन से पैरासाइट उठाएगा। इसने पैरासाइट मान लो उठा लिया। अब पैरासाइट उठा के ये जो है यहाँ पर मान लो पैरासाइट, और ये हेल्दी पर्सन को, यहाँ हेल्दी पर्सन है, इसको इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरह से ये जो है मलेरिया फैलता है। ये भी देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। मैंने बताया ये भी, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, मगर दो मेन प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स। प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है बहुत कॉमन है, हर कहीं पाया जाता है, जबकि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है कम पाया जाता है, मगर डेथ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिम्टम देख लेते हैं। इस केस में क्या होता है, पैरासाइट क्या करता है, जब किसी बंदे को इन्फेक्ट करता है तो मल्टीप्लाई कर जाता है, मतलब अंदर आपके बॉडी में पहुंच गया तो खुद ब खुद मल्टीप्लाई करना चालू कर देगा। और जब मल्टीप्लाई करना चालू कर देगा तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देगा और लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इससे क्या होगा, ऑर्गन फेल हो सकता है, कोमा हो सकता है और डेथ हो सकती है, ठीक है। वैक्सीन जो है अभी तक WHO के हिसाब से कोई वैक्सीन नहीं है जिसकी इफिकेसी 75% है, ठीक है। कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसकी इफिकेसी 75% है, मगर एक वैक्सीन अभी जो है WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है, उसे RTS करके है, जिसकी बहुत कम इफिकेसी है 30 to 40%, ठीक है। मतलब हमने ये जान लिया कि वैक्सीन है मगर उसकी इफिकेसी बहुत कम है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, कावेरी डिस्प्यूट से रिलेटेड है। क्या हो रहा है कि कावेरी डिस्प्यूट जो है कर्नाटका और तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इशू बना रहता है। इसका मेन रीज़न क्या है, कर्नाटका जो है अपर रेपरेरियन स्टेट है और जो तमिलनाडु है वो लोअर पोर्शन में। तो इससे क्या होता है, जो जब कर्नाटका कोई भी प्रोजेक्ट लाता है तो तमिलनाडु उसका अपोज करता है। उसका रीज़न ये है, जैसे ये मान लो कर्नाटका का बॉर्डर है, ये तमिलनाडु, तो यहाँ से मान लो रिवर फ्लो हो रही, तो ये जब रिवर फ्लो होती है तो मान लो तुमने यहाँ पर मेकेदातु डैम बना दिया, तो ये क्या करेगा, रिवर के फ्लो को रोक देगा और तमिलनाडु में जो है वाटर की कमी हो जाएगी। जब वाटर की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर फसलों को नुकसान होने लगेगा, आम जनता को नुकसान होने लगेगा। तो इसी वजह से इस कावेरी वाटर से लेकर डिस्प्यूट बना रहता है। अभी रिसेंटली क्या है, कर्नाटका ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसका नाम मेकेदातु था। मेकेदातु में क्या कर रहे थे, ये लोग डैम में वाटर को स्टोर कर रहे थे और उसे बेंगलुरु सिटी, जहाँ पर वाटर की बहुत कमी रहती है, वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर रहे थे और उससे जो है ये बिजली बना रहे थे। मगर तमिलनाडु ने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया और अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो हम कावेरी रिवर के बेसिक्स जान लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया मेकेदातु प्रोजेक्ट कहाँ है, आप यहाँ देख सकते हो, कर्नाटका और ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है। ये प्रपोज्ड है
अब इससे क्या होता है कि इसका रिवर का फ्लो रुक जाता है। इसमें देखो कावेरी की ट्रिब्यूटरी भी दिखाई गई है, हरंगी है, इधर हेमावती है, और यहाँ पर एक कृष्णा राजा सागर डैम भी दिखाया गया और काबिनी रिवर भी दिखाई गई। ये देखो मेकेदातु प्रोजेक्ट मैंने एक जगह और दिखाया। आप इसको पूरा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मेकेदातु प्रोजेक्ट 100 बार नहीं 1000 बार न्यूज़ में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए मेकेदातु प्रोजेक्ट किस स्टेट का है। मैंने बताया कर्नाटका का है। तमिलनाडु क्यों अपोज कर रहा है, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। आगे देखते हैं, कावेरी के बेसिक्स को हम जान लेते हैं। कावेरी को पोन्नी, तमिलनाडु में पोन्नी के नाम से जाना जाता है, और ये गंगा कहलाती है साउथ इंडिया की। ठीक है, ये 4th लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। बेसिक चीज़ें हैं ये। इसका ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी रिवर का ओरिजिन याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल है, वेस्टर्न घाट में कर्नाटका के अंदर, वहाँ से होता है, और ये कर्नाटका होते हुए तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, पौंडीचेरी से होती हुई। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। अर्कावती इसकी ट्रिब्यूटरी है, हेमावती ट्रिब्यूटरी है, लक्ष्मण तीर्था ट्रिब्यूटरी है, सिमसा ट्रिब्यूटरी है, काबनी ट्रिब्यूटरी है, हरंगी ट्रिब्यूटरी है। हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, जो यहाँ पर रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, केवल इसे डे टू डे डेली हमें सर्च मार के रिवाइज करना। जितना ज़्यादा हम रिवाइज कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारा ये आर्टिकल अच्छा होता चला जाए। तो ये हमने कावेरी रिवर के बारे में जाना। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ जानी कि कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, एक चीज़ ये हमने जानी इंपॉर्टेंट, और तमिलनाडु में पोन्नी किसे कहते हैं, और मेकेदातु प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर जानी। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। जैसे आधार कार्ड बहुत चर्चा में रहता है, तो आधार कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ टू सिटीजन और डोमिसाइल। मतलब कह रहा है कि इसे हम प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप यहाँ पर देखिए, कोई भी, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सिटीजनशिप को प्रूफ नहीं करता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, डी हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने इस क्वेश्चन के बारे में जाना। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल बहुत चर्चा में है आजकल, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, उसकी बात की गई है। और वहाँ जो मिनिस्टर है उन्होंने वेरियस इनिशिएटिव भी लिए हैं फॉरेस्ट को बूस्ट करने के लिए। तो हम फॉरेस्ट कवर के बारे में जान लेते हैं। देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, उसको बाईएनियली, मतलब 2 साल में एक बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये 1987 से होती चली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1987 से होती चली आई है। और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे 2021 के अनुसार हमारे पास 24.62% ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल फॉरेस्ट, मतलब जियोग्राफिकल एरियाज़ का हमारे पास फॉरेस्ट 24.62% है। मगर हमारा टारगेट जो है वो 33% है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आप इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग 33% फॉरेस्ट यूज़ करने की कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को प्रमोट कीजिए, और हमारा टारगेट, उसे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, उसे 33% लेकर आना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड इन विच थ्रो नॉर्थन राजस्थान। मतलब इनका, इस स्टेट का और नॉर्थन राजस्थान का लैटिट्यूड सेम है। इट हैज़ 80% एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि यूपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जैसे आपको ये स्किल डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे साथ में मिलके, जैसे जैसे ये स्किल डेवलप हो जाएगा तो आप जो है, आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी कि मुझे पेपर में से क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ मुझे छोड़ना है, कौन सी चीज़ पकड़ना है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए।
तो 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये इर्द गिर्द भी नहीं है जो न्यूज़पेपर्स में आता है। क्वेश्चन इसका देखो तो कह रहा है कौन से स्टेट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेम लैटिट्यूड पर है, नॉर्थन राजस्थान के 80% एरिया फॉरेस्ट कवर में, 12% फॉरेस्ट कवर का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में। तो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। आपको पता उत्तराखंड तो है ही नहीं, बेसिक नॉलेज है, फॉरेस्ट इतना नहीं है, हिमाचल में भी नहीं है, आसाम में भी फॉरेस्ट घट रहा, तो एक अरुणाचल प्रदेश ही बचा। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये है, ठीक है। अगला आर्टिकल क्या है, अगला क्वेश्चन है एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी है इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने का किसके पास अधिकार है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या करती है, फॉरेस्ट से जितने जो फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जो हमारे ट्राइब्स रहते हैं बहुत सालों से, जिनकी डिसेंडेंट रह रहे हैं उनके, और उनके लिए जो लैंड है, लैंड उनको प्रोवाइड करना, लैंड का पट्टा प्रोवाइड करना, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये रिसेंटली क्वेश्चन है, देखो 2021 में पूछा गया। तो इस तरह का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आर्टिकल हो और आपकी समझ हो कि हाँ मुझे किस तरह से न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल पकड़ना है, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज का डिस्कशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।